नमस्कार। हिंदी लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज आशिमा महाजन हिंदी लर्निंग चैनल पर लेकर आई है क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए क्षितिज भाग 1 चैप्टर 7। जी हाँ, क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर 7 प्रेजेंट करने जा रही हूँ। चैप्टर का नाम है मेरे बचपन के दिन। ओके स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको वर्कशीट मिलेगी, माइंड मैप मिलेगा और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ हम पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे। तो आइए पार्ट 1 की वीडियो स्टार्ट करें। बच्चों, हिंदी लर्निंग चैनल पर सारे चैप्टर आपके अपलोड हो चुके हैं। हो सकता है एक चैप्टर छूटा हो कोई, तो जो भी चैप्टर छूटा हो उसकी डिमांड आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, तो आपके चैप्टर जो है अपलोड हो जाएंगे। ठीक है। 9th क्लास कोर्स से की प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। कोई भी ग्रामर का टॉपिक समझना हो या फिर कोई भी चैप्टर देखना हो तो आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। उसके बाद माइंड मैप के जरिए पहले तो हम पाठ को समझ लेते हैं। अवधारणा मानचित्र, मेरे बचपन के दिन। जी हाँ, मेरे बचपन के दिन, यानी कि महादेवी वर्मा अपने बचपन के दिनों के बारे में इस पाठ में कुछ यादें प्रस्तुत कर रही हैं। महादेवी वर्मा, जिन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, हिंदी साहित्य की लेखिकाओं में सबसे ऊंचा स्थान है इनका। इनका जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नामक नगर में हुआ था। प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में इन्होंने एमए किया था और बाद में ये महिला विद्यापीठ में प्राचार्य नियुक्त हो गई थी। आप विद्यापीठ का जो नाम है इस चैप्टर में भी सुनेंगे। ठीक है बेटा। तो महादेवी जी की रचनाएं आपको पता होनी चाहिए। दीपशिखा, नीरजा, रश्मि, ये फेमस रचनाएं हैं इनकी। चैप्टर शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अवधारणा मानचित्र के जरिए इस पाठ में हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। ये पाठ बेटा एक संस्मरण है, यानी कि इसमें महादेवी वर्मा जी ने अपने बचपन की कुछ यादें प्रस्तुत की हैं, इसलिए ये एक संस्मरण बन गया। लेखिका द्वारा बचपन के दिनों का वर्णन। जी हाँ, इस पाठ में लेखिका ने अपने बचपन के दिनों का वर्णन किया है। किस प्रकार उनके परिवार में लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था। बाबा जो थे वो दुर्गा पूजा करके उन्होंने कन्या मांगी थी। ठीक है। लेखिका के जन्म की कथा और शिक्षा, इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे कि महादेवी के खानदान में, जैसे कि बताया कि लगभग 200 वर्षों बाद महादेवी ने इस परिवार में जन्म लिया था, क्योंकि इनके जो बाबा थे, दादा थे, उन्होंने दुर्गा पूजा करके कन्या की विश की थी। तो महादेवी को बचपन में कोई कष्ट सहना नहीं पड़ा था। इनकी माता ने इन्हें हिंदी पढ़ने के लिए प्रेरित किया था और महादेवी ने पंचतंत्र और संस्कृत तो पढ़ी, साथ में उर्दू फारसी जब पढ़ी तो इनका मन नहीं लगा वहां पर। ओके। और मिशन स्कूल की प्रार्थना, वहां का वातावरण इन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्रॉसफेड गर्ल्स कॉलेज में 5वीं कक्षा में जब इन्हें भर्ती किया गया था, तब हिंदू और ईसाई दोनों जातियां की लड़कियां जो थी वो यहाँ पढ़ती थी। भोजन में प्याज तक का प्रयोग नहीं होता था। ये सारा जन्म और शिक्षा के बारे में आपको बता दिया गया है। उसके बाद सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ लेखिका का परिचय एक हॉस्टल के कमरे में हुआ था। महादेवी के कमरे में सुभद्रा कुमारी चौहान उनसे 2 साल सीनियर थी। महादेवी की माता भी भक्ति गीत लिखती और गाती थी। उन्हीं की देखा देखी महादेवी भी लिखने लगी थी। तो आगे बताएंगे आपको इस पाठ में और क्या क्या है। ठीक है। आनंद भवन की घटना। आनंद भवन, आनंद भवन एक ऐसा स्थान था जहां पे स्वतंत्रता संग्राम का सेंटर बना दिया गया था। तो आनंद भवन जो था वो एक ऐसा स्थान था यहाँ पे जितने भी स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड प्रोग्राम होते थे उनका सेंटर था। तो महादेवी और अन्य छात्राएं रोज अपने जेब खर्च से कुछ धन इकट्ठा करती थी और देश हित में दान कर देती थी। महादेवी ने बापू को पुरस्कार में मिला चांदी का कटोरा भी दिखाया था। ओके। तो आगे चैप्टर में पढ़िएगा। आनंद भवन की घटना के बाद लेखिका की लेखन प्रतिभा को प्रोत्साहन। जी हाँ, वो सिर्फ सुभद्रा कुमारी चौहान जी से ही मिला था, क्योंकि जब महादेवी की कॉपियां ढूंढकर सुभद्रा कुमारी चौहान ने उनकी कविताएं खोजी तो सारे हॉस्टल में उन्होंने बता दिया था कि महादेवी लिखा करती हैं। उसके बाद बेगम साहिबा का किस्सा एक पढ़ेंगे आप कि महादेवी जब विद्यापीठ में आई तो बचपन के संस्कार उसी तरह उनके बने रहे थे। तो बेगम साहिबा का किस्सा आप इसमें पढ़ेंगे, जिसमें आपको पता चलेगा बेगम के बच्चे महादेवी की माँ को क्या कहते थे। उसके बाद लास्ट आपको इस चैप्टर में जानकारी होनी चाहिए कि महादेवी के भाई का नामकरण किसने किया था, बेगम साहिबा ने, और उनका क्या नाम रखा था।
तो आइए पाठ शुरू करते हैं। मेरे बचपन के दिन। बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा होगा, परिस्थितियां बहुत बदल जाती हैं। स्मृतियां क्या होती हैं? यादें। तो लेखिका इसमें बता रही हैं कि जो बचपन की यादें होती हैं ना, उनमें तो एक अलग ही प्रकार का अट्रैक्शन होता है। क्यों? क्योंकि कभी कभी वो सपने जैसा भी लगता है, लेकिन बाद में सिचुएशन जो है वो बदल जाती हैं। अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। मेरे परिवार में प्राय 200 वर्ष तक कोई लड़की थी ही नहीं, यानी कि लड़की पैदा होते ही इनके खानदान में मार दिया जाता था। ओके, सुना है उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परम धाम भेज देते थे। परम धाम भेजना यानी कि मार देना, स्वर्ग भेज देना। ठीक है। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की। हमारी कुल देवी दुर्गा थी। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वो सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। परिवार में बाबा उर्दू फारसी जानते थे, पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी, हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। वातावरण मतलब माहौल कोई नहीं था घर में। और समाज में लड़कियों को महादेवी वर्मा की समझ में बहुत हेय दृष्टि से, उपेक्षित दृष्टि से देखा जाता था। इसीलिए तो उनके जन्म पर रोक लगाई जाती थी। तो प्राय उन्हें जन्म लेते ही मार देते थे। सज्जनों के मन में नारी के प्रति श्रद्धा भी जागृत हुई होगी, इसलिए लड़कियों की स्थिति में कुछ शुभ परिवर्तन आया होगा। उसके बाद मेरी माता जबलपुर से आई। अब बताया गया है कि जो लेखिका की माँ है वो जबलपुर की है और वो अपने साथ हिंदी लाई। वो पूजा पाठ भी बहुत करती थी। पहले पहल उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। आपको पता है पंचतंत्र क्या होता है? पंचतंत्र जिसमें नैतिक शिक्षा वाली, सीख देने वाली कहानियां होती हैं। बाबा कहते थे इसको हम विदुषी बनाएंगे, यानी कि इंटेलिजेंट, बुद्धिमती बनाएंगे। बुद्धिमान होता है पुल्लिंग और उसका स्त्रीलिंग होता है बुद्धिमती। वे पूजा पाठ भी बहुत करते, इसलिए बाबा कहते थे इसको हम विदुषी बनाएंगे। मेरे संबंध में उनका विचार बहुत ऊंचा रहा, इसलिए पंचतंत्र भी पढ़ा मैंने, संस्कृत भी पढ़ी। ये अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूं, लेकिन वह मेरे वश की नहीं थी। मैंने जब एक दिन मौलवी साहब को देखा। मौलवी साहब आपको पता है कि कौन होते हैं? जो टीचर। ओके, जिस तरह पंडित जी हमारे मंदिर में होते हैं, उस तरह मुस्लिम यानी कि मस्जिद में मौलवी साहब होते हैं। मैंने जब एक दिन मौलवी साहब को देखा तो बस दूसरे दिन मैं चारपाई के नीचे जा छिपी। क्यों? उन्हें अच्छा नहीं लगा था उर्दू फारसी सीखना। तब पंडित जी आए संस्कृत पढ़ाने। मैं माँ थोड़ी संस्कृत जानती थी, गीता में उन्हें विशेष रुचि थी। पूजा पाठ के समय मैं भी बैठ जाती थी और संस्कृत सुनती थी। उसके उपरांत उन्होंने मिशन स्कूल में रख दिया मुझको, यानी कि एडमिशन करा दिया मिशन स्कूल में। मिशन स्कूल में वातावरण दूसरा था, प्रार्थना दूसरी थी। महादेवी वर्मा का बिल्कुल मन नहीं लगा, वहां जाना बंद कर दिया। जाने में रोने धोने लगी। जब तब उन्होंने मुझको क्रॉस वेट गर्ल्स कॉलेज में भेजा, जहां मैं 5वें दर्जे में भर्ती हुई, यानी कि 5th क्लास में एडमिशन दोबारा कराया गया इनका। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था। उस समय हिंदू लड़कियां भी थी, ईसाई लड़कियां भी थी। हम लोगों का एक ही मेस था। उस मेस में प्याज तक नहीं बनता था। मेस पता क्या होता है? भोजनालय। ओके, वहां छात्रावास के हर एक कमरे में हम 4 छात्राएं रहती थी। तो अभी तक आपने जितना चैप्टर पढ़ा है बेटा, उसमें आपको बताया गया है कि लेखिका के परिवार में पिछले 200 वर्षों से लड़कियों के साथ अन्याय होता आ रहा है। फिर पढ़ा आपने महादेवी के घर में हिंदी का वातावरण बिल्कुल नहीं था, लेकिन जब इनकी माँ जबलपुर से आई थी तो हिंदी साथ लाई थी, तो महादेवी की हिंदी के प्रति रुचि जग गई थी। उसके बाद आपने पढ़ा कि महादेवी के परिवार में पिछले 200 वर्षों से कोई कन्या पैदा नहीं हुई थी। फिर आपने पढ़ा इनके घर में धार्मिक वातावरण था। घर में फारसी, उर्दू, अंग्रेजी का वातावरण था, हिंदी का वातावरण नहीं था। माँ पूजा पाठ में बड़ा विश्वास करती थी। फिर आपने पढ़ा बाबा के मन में घर की कन्या के प्रति बड़ा ऊंचा भाव था और वो उसे विदुषी बनाना चाहते थे। तो पंचतंत्र में कहानियों में उपदेश दिए गए हैं और नीतियां समझाई गई हैं, इसलिए उन्होंने उन्हें पंचतंत्र पढ़ाया। तो माँ की गीता में रुचि होने के कारण लेखिका जल्दी संस्कृत सीख गई थी। अब बताइए पंचतंत्र में कौन सा समास है? ये आपका क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको समास आते हैं तो, और नहीं आते हैं तो समास की वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया, वहां जरूर समझिएगा। ओके, वहां छात्रावास के हर एक कमरे में हम 4 छात्राएं रहती थी। छात्रावास मतलब हॉस्टल में, ठीक है। उनमें पहली ही साथी सुभद्रा कुमारी मिली, यानी कि लेखिका को दूसरी लेखिका मिल गई, सुभद्रा कुमारी चौहान जी।
7वें दर्जे में वे मुझसे 2 साल सीनियर थी। वो 7th क्लास में थी, ये 5th क्लास में थी, तो 2 इयर्स इनसे सीनियर थी। वे कविता लिखती थी और मैं बचपन से ही तुक मिलाती आई थी। तुक मिलाना मतलब शब्दों का मिलान करना। ओके। पद भी गाती थी। बचपन में मां लिखती थी, पद भी गाती थी। मीरा के पद विशेष रूप से गाती थी। सवेरे जागिए कृपा निधान, पंछी बन बोले, यही सुना जाता था। प्रभाती गाती थी। प्रभाती क्या होता है? सुबह के समय गाया जाने वाला गीत, भजन एक टाइप का। ओके। शाम को मीरा का कोई पद गाती थी। सुन सुनकर मैंने भी ब्रज भाषा में लिखना शुरू किया। यहां आकर देखा कि सुभद्रा कुमारी जी खड़ी बोली में लिखती थी। मैं भी वैसा ही लिखने लगी। लेकिन सुभद्रा जी बड़ी थी, प्रतिष्ठित हो चुकी थी, फेमस हो चुकी थी, वो प्रसिद्धि पा चुकी थी। उनसे छिपा छिपा कर मैं लिखती थी। मैं एक दिन उन्होंने कहा, महादेवी तुम कविता लिखती हो? तो उन्होंने पूछ डाला कि महादेवी कविता लिखती हो तुम? इन्होंने डर के मारे कह दिया महादेवी जी ने नहीं। अंत में उन्होंने मेरी डेस्क की किताबों की तलाशी ली, बहुत सा निकल पड़ा उसमें से। तब जैसे किसी अपराधी को पकड़ते हैं, ऐसे उन्होंने एक हाथ में कागज लिए और एक हाथ से मुझको पकड़ा और पूरे हॉस्टल में दिखाई कि ये कविता लिखती है। फिर हम दोनों की मित्रता हो गई। क्रॉसवेट में एक पेड़ की डाल नीची थी। उस डाल पर ये दोनों सहेलियां बैठ जाती थी। जब और लड़कियां खेलती थी प्लेग्राउंड में, तो ये दोनों क्या करती थी? तुक मिलाती थी। उस समय एक पत्रिका निकलती थी, नाम था स्त्री दर्पण। स्त्री दर्पण नामक एक पत्रिका थी। महादेवी वर्मा सुभद्रा कुमारी की रचनाएं जो हैं वो स्त्री दर्पण नामक पत्रिका में छपा करती थी। ये अपनी तुकबंदी छाप देती थी। कवि सम्मेलन होने लगे थे, हम लोग भी उनमें जाने लगे, जानकी महादेवी वर्मा और ये सुभद्रा कुमारी चौहान। हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था। मैं सन 1917 में यहाँ आई थी। कौन? महादेवी वर्मा। उसके उपरांत गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया। आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र हो गया। आनंद भवन की बात आ गई ना। सत्याग्रह एक आंदोलन का नाम है, आपको पता होना चाहिए। ओके। यहां था हिंदी का भी प्रचार चलता था, कवि सम्मेलन होते थे। तो क्रॉसफेट से मैडम हमको साथ लेकर जाती थी। हम कविता सुनाते थे। कभी हरिओद जी अध्यक्ष होते थे। हरिओद का नाम आपने सुना ही होगा। जी हाँ, हरिओद उपाध्याय जी, करमवीर कविता है जिनकी, बहुत फेमस राइटर हैं ये। कभी श्रीधर पाठक होते थे, कभी रत्नाकर, यानी कि बहुत बड़े बड़े कवि आते थे। कभी कोई होता था। कब हमारा नाम पुकारा जाए बेचैनी से सुनते रहते थे। मुझको प्राय प्रथम पुरस्कार मिलता था। 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे मुझे। तो इसमें लेखिका क्या बता रही है कि इन दोनों को टीचर अपने साथ ले जाता था कवि सम्मेलन में। वहां पर बड़े बड़े राइटर्स, बड़े बड़े कवि आते थे। तो हमेशा महादेवी वर्मा बेचैन रहती थी, उत्सुक रहती थी उनका नाम कब लिया जाए, और डरती भी रहती थी कि कहीं कोई इन राइटर के सामने, कवियों के सामने मुझसे कोई भूल ही ना हो जाए। लेकिन हमेशा पहला पुरस्कार लेकर ही आती थी। ओके। एक बार की घटना याद आती है। कविता पे मुझे चांदी का एक कटोरा मिला, बड़ा नकाशीदार सुंदर। नकाशीदार आपको पता क्या होता है? जिसमें बेल बूटे बने हो, बेल बूटे की सजावट से भरा हुआ, सुंदर। उस दिन सुभद्रा नहीं गई थी कविता सुनाने के लिए। सुभद्रा नहीं गई थी। कौन गया था? महादेवी वर्मा जी। सुभद्रा प्राय नहीं जाती थी कवि सम्मेलन में। मैंने उनसे आकर कहा, देखो ये मिला। सुभद्रा ने कहा, ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझको इस कटोरे में खिलाओ। उसी बीच आनंद भवन में बापू आए। हम लोग तब अपने जेब खर्च में से हमेशा एक एक दो दो आने देश के लिए बचाते थे, और जब बापू आते थे तो वह पैसा उन्हें दे देते थे। उस दिन जब बापू के पास मैं गई तो अपना कटोरा भी लेती गई। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा? अभी तक आपने ये पढ़ा, इलाहाबाद का जो आनंद भवन है वो स्वतंत्रता संघर्ष का केंद्र बन गया था। उस समय हिंदी का प्रचार प्रसार भी हो रहा था। उसी दौरान गांधी जी आनंद भवन में आए थे। महादेवी बड़ी खुश थी क्योंकि कविता में प्राइज जीत कर आई थी। प्राइज था चांदी का कटोरा। दिखाने ले गई बापू जी को। मैंने निकाल कर बापू को दिखाया। मैंने कहा, कविता सुनाने पर मुझको ये कटोरा मिला है। कहने लगे, अच्छा दिखा तो मुझको। मैंने कटोरा उनकी ओर बढ़ा दिया तो उसे हाथ में लेकर बोले, तू देती है इसे? जानकी महात्मा गांधी जी ने उन्हें मांग लिया महादेवी वर्मा से कि ये कटोरा दे दो मुझे। अब मैं क्या कहती? मैंने दे दिया और लौट आई। दुख ये हुआ कि कटोरा लेकर कहते कविता क्या है। अब उन्हें ना ये बुरा लगा कि काश गांधी जी मुझसे ये कहते कि तुमने जो कविता सुनाई है वो कविता सुना मुझे, जिस पर ये तुझे चांदी का कटोरा मिला है। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, क्योंकि महादेवी और अन्य छात्राएं रोज अपने जेब खर्च से कुछ धन इकट्ठा करती थी, किस लिए? देश हित में अर्पित करने के लिए। तो महादेवी ने बापू को पुरस्कार में मिला चांदी का कटोरा दिखाया था, तो बापू ने कविता तो सुनी नहीं, कटोरा रख लिया था। महादेवी उस कटोरे को भेंट करके भी खुश हुई कि मैंने स्वतंत्रता संघर्ष के लिए यह कटोरा जो है वो देश हित में अर्पित कर दिया है।
लौट कर जब इन्होंने सुभद्रा जी से कहा, कटोरा तो चला गया, सुभद्रा जी ने कहा और जाओ दिखाने। फिर बोली देखो भाई, खीर तो तुमको बनानी होगी, अब तुम चाहे पीतल की कटोरी में खिलाओ चाहे फूल के कटोरे में खिलाओ। अब लौट के आई तो इन्होंने कह दिया कि गांधी जी ने मेरा कटोरा ले लिया। उन्होंने बोला और जाती दिखाने के लिए, किस खुशी में गई थी, ऐसे करके फ्रेंड्स आपस में कह ही देती है। तो सुभद्रा जी ने भी कह दिया। अब आजकल के बच्चों को हम कहेंगे ना कि अपना पुरस्कार जाके दे दीजिए, देश हित के लिए अर्पित कर दीजिए, वो स्कूल के लिए नहीं देंगे, देश हित के लिए क्या देंगे। कहेंगे वैसे ही हमें अभी मेडल मिला है, इस मेडल को हम क्यों दें मैडम। सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर चली गई। तब उनकी जगह आई एक मराठी लड़की जेबुनिसा, हमारे कमरे में आकर रही। कोल्हापुर से आई थी। जेबुन मेरा बहुत सा काम कर देती थी, वह मेरी डेस्क साफ कर देती थी, किताबें ठीक से रख देती थी, और इस तरह मुझे कविता के लिए कुछ और अवकाश मिल जाता था, यानी कि थोड़ा टाइम मिल जाता था लेखिका को लिखने के लिए। क्यों मिल जाता था? क्योंकि उनके आने तक जो जेबुनिसा थी उनका कमरा बिल्कुल अच्छी तरह अरेंज करके रखती थी, ताकि इन्हें टाइम वेस्ट ना करना पड़े अरेंजमेंट में। जेबुन मराठी शब्दों से मिलीजुली हिंदी बोलती थी, मराठी लड़की थी, मैं भी उससे कुछ कुछ मराठी सीखने लगी थी। वहां एक उस्तानी जी थी, यानी कि एक अध्यापिका, जीनत बेगम। जेबुन जब इकड़े तिकड़े या लोकर लोकर, लोकर लोकर होता है शीघ्र शीघ्र, जल्दी जल्दी, इकड़े तिकड़े इधर उधर, जैसे मराठी शब्दों को मिलाकर कुछ कहती तो उस्तानी जी से टोके बिना रहा नहीं जाता था। वो टोके बिना नहीं रह पाती थी। वो कहती थी वाह वाह देसी कौआ मराठी बोली। जेबुन कहती थी नहीं उस्तानी जी, ये मराठी कौआ मराठी बोलता है। जेबुन मराठी महिलाओं की तरह किनारीदार साड़ी पहनती थी, वैसे ही ब्लाउज पहनती थी। कहती थी हम मराठी हूँ तो मराठी बोलेंगे। उस समय ये देखा मैंने कि सांप्रदायिकता नहीं थी। आपको पता है सांप्रदायिकता क्या होती है? यानी कि धर्म को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होता था, संप्रदाय के नाम पर, जाति के नाम पर। जो अवध की लड़कियां थी वे आपस में अवध बोलती थी, बुंदेलखंड की आती थी बुंदेली बोलती थी, कोई अंतर नहीं आता था। और हम पढ़ते हिंदी थे, उर्दू भी हमको पढ़ाई जाती थी, परंतु आपस में हम अपनी भाषा में ही बोलती थी। ये बहुत बड़ी बात थी। हम एक मेस में खाते थे, एक प्रार्थना में खड़े होते थे, कोई विवाद नहीं होता था, कोई झगड़ा नहीं होता था। मैं जब विद्यापीठ आई, यानी कि प्रयागराज वापिस आई, तब तक मेरे बचपन का वही क्रम चला जो आज तक चलता आ रहा है। कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं तब तक चलते हैं, यानी कि बचपन में कई बार ऐसा होता है हम कोई ऐसी चीज सीख लेते हैं जिसका प्रभाव ताउम्र हमारी जीवन पर पड़ा ही रहता है, हमारी जिंदगी पे पड़ा ही रहता है, चाहे कुछ अच्छा सीखे चाहे कुछ बुरा सीखे। बचपन का एक और भी संस्कार था कि हम जहाँ रहते थे वहां जवारा के नवाब रहते थे। जवारा एक जगह का नाम है। उनकी नवाबी छिन गई थी, वे बेचारे एक बंगले में रहते थे, उसी कंपाउंड में हम लोग रहते थे। कंपाउंड एक स्थान है, एक क्षेत्र, यानी कि उसी एरिया में। ओके। बेगम साहिबा कहती थी हमको ताई कहो, हम लोग उनको ताई साहिबा कहते थे, यानी कि महादेवी वर्मा जो थी बेगम साहिबा को ताई साहिबा कहती थी। ओके। उनके जन्मदिन उनके बच्चे हमारी माँ को चची जान कहते थे। अब बताया गया कि महादेवी जब विद्यापीठ में आई तो बचपन के संस्कार उसी तरह उनके बने रहे, और जिस कंपाउंड में महादेवी रहती थी उसी में जवारा के पुराने नवाब भी रहते थे। उनकी जो बेगम थी इनसे आग्रह करती थी कि महादेवी उन्हें ताई कहे, और बेगम के बच्चे महादेवी की माँ को चची जान कहे, ऐसा। ठीक है। हमारे जन्मदिन वहां मनाए जाते थे, जो बच्चों के जन्मदिन होते थे एक दूसरे के यहाँ मनाए जाते थे। उनके बच्चे हमारी माँ को चची जान कहते थे, जन्मदिन वहां मनाए जाते थे, उनके जन्मदिन हमारे यहाँ मनाए जाते थे। उनका एक लड़का था, उसको राखी बांधने के लिए वे कहती थी बहनों को राखी बांधनी चाहिए। राखी के दिन सवेरे से उसको पानी भी नहीं देती थी भाई को। ओके। कहती थी कि राखी के दिन बहनें राखी बांध जाएं, तब तक भाई को निराहार रहना चाहिए। निराहार होता है बिना भोजन के, बिना खाए पिए। बार बार कहलाती थी भाई भूखा बैठा है राखी बंधवाने के लिए। फिर हम लोग जाते थे, हमको लहरिए या कुछ मिलते थे। लहरिए मतलब कुछ जैसे साड़ी टाइप होता है लहरिया, रंग बिरंगा। ओके, कलरफुल। भाई भूखा है राखी बंधवाने के लिए, फिर हम लोग जाते थे, हमको लहरिए या कुछ मिलता था। इसी तरह मोहर्रम में हरे कपड़े उनके बनते थे। मोहर्रम उनका त्योहार है तो उस पर हरे कपड़े बनते थे, तो पूरे खानदान के बनवा दिए जाते थे। फिर एक हमारा छोटा भाई हुआ, वहां तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा कि देवर साहब से कहो। एक्चुअली क्या होता है हिंदू धर्म में, जब भी लड़का होता है किसी के घर तो बुआ को नेक मिलता है। तो यहाँ पर ताई साहिबा बनी हुई है अब वो, तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा, महादेवी वर्मा के पिताजी से कहा कि देवर साहब से कहो वो मेरा नेक ठीक करके रखे। नेक मतलब कुछ भेंट
सामाजिक रीति रिवाजों के अंतर्गत दी जाने वाली जो भेंट होती है। ओके, मैं शाम को आऊंगी, वे कपड़े वपड़े लेकर आई। हमारी माँ को वो दुल्हन कहती थी, यानी कि महादेवी वर्मा की माँ को बेगम साहिबा दुल्हन कहती थी। कहने लगी, दुल्हन जिनके ताई चाची नहीं होती है वो अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक चाची ताई पहनाती है। मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ, ये बड़ा सुंदर है, मैं अपनी तरफ से इसका नाम मनमोहन रखती हूँ। तो उन्होंने महादेवी वर्मा के भाई का नाम रख दिया, यानी कि महादेवी के भाई का नामकरण जो था वो बेगम साहिबा ने किया था। ताई बनकर कपड़े भेंट किए थे, नाम मनमोहन रखा था बेगम साहिबा ने। और वही मनमोहन आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, प्रोफेसर मनमोहन वर्मा। गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी रहे। कहने का तात्पर्य ये है कि मेरे छोटे भाई का नाम वही चला जो ताई साहिबा ने दिया। उनके यहाँ भी हिंदी चलती थी, उर्दू भी चलती थी, यो अपने घर में अवधी भी बोलते थे। वातावरण ऐसा था उस समय कि हम लोग बहुत निकट थे। आज की स्थिति देखकर लगता है जैसे वो सपना ही था, आज वह सपना खो गया है। यानी कि पहले वातावरण में जितनी लोगों में निकटता होती थी, अब वो सपना कल्पना ही बनकर रह गया। ये सपना सच हो जाता तो भारत की शक्ल कुछ और ही होती, भारत कुछ और ही हो गया होता। शायद वो सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और ही होती। तो यहाँ पर आपका चैप्टर हुआ फिनिश। पता चला आपको बेगम साहिबा खुले दिल की नारी थी। उसने संबंध बनाने में तो उदारता दिखाई ही थी, लेकिन विभिन्न अवसरों पर उपहार देने में भी उदारता का परिचय दिया था। राखी, मोहर्रम, इन सब त्योहारों पर कपड़े देने में कमी नहीं रखी थी उन्होंने। मनमोहन के जन्म पर तो 6 महीने तक अपनी ओर से कपड़े भेंट करने का इरादा प्रकट किया था। तो महादेवी के भाई का नाम था मनमोहन। स्वयं को जो बेगम साहिबा थी महादेवी की ताई समझती थी। बेगम साहिबा के मन में हिंदू मुसलमान का भेद बिल्कुल नहीं था। तो कैसा लगा चैप्टर आपको बच्चों? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए वर्कशीट डिस्कस कर लेते हैं। अगले पार्ट में आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, साथ में पार्ट का सार मिल जाएगा और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। चलिए फटाफट से वर्कशीट को करते हैं डिस्कस। वर्कशीट का पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है? मेरे बचपन के दिन पाठ की रचना किसने की थी? तो अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि महादेवी वर्मा जी ने की थी, राइट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान किस बोली में कविता लिखती थी और कहाँ की रहने वाली थी? तो जो सुभद्रा कुमारी चौहान है वो खड़ी बोली में कविता लिखती थी और कहाँ की रहने वाली थी वे? ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में। ओके, कहाँ की रहने वाली थी, ध्यान से सुनिए, कुछ और नहीं पूछा गया। महादेवी वर्मा को काव्य प्रतियोगिता में क्या मिला था? आपको पता ही है। और किस पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था? ये भी आपको पता ही होगा किस पुरस्कार से, ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी से। ओके, लेखिका के बाबा ने दुर्गा पूजा क्यों की थी भाई? क्योंकि आपको पता है 200 वर्षों से कोई लड़की उनके खानदान में नहीं थी और लड़की की कामना पूरी करने के लिए दुर्गा पूजा की थी। जेबुनिसा कौन थी? महादेवी वर्मा के साथ हॉस्टल में रहने वाली मुस्लिम लड़की थी। ओके, मराठी थी वैसे वो लड़की। ओके, लेखिका को किस कॉलेज में भेजा गया? 1917 में किसका प्रचार प्रसार हो रहा था? तो आपको पता है लेखिका को किस कॉलेज में भेजा गया था? क्रॉसवेड गर्ल्स कॉलेज में, और उस समय प्रचार था हिंदी का। सांप्रदायिकता शब्द में मूल शब्द प्रत्यय आप खुद ढूंढेंगे। परमधाम भेजने का अर्थ आपको पता ही है, चैप्टर में समझा दिया है। महादेवी के जन्म के समय समाज में लड़कियों की दशा कैसी होती थी? आपको पता है। लेखिका का पालन पोषण अन्य लड़कियों से अलग कैसे हुआ था? पता है ना, बाबा ने किस प्रकार किया था? लड़कों से कम आंका जाता था उस समय लड़कियों को, लेकिन महादेवी का पालन पोषण ऐसे नहीं हुआ था, उन्हें कष्ट तक नहीं होने दिया था, बड़े लाड प्यार से पाली गई थी ये। महादेवी के भाई का नाम किसने रखा, क्या रखा, आगे चलकर वो क्या बने? आपने पढ़ा ही है, वाइस चांसलर बने थे जम्मू और गोरखपुर विश्वविद्यालय से, ताई साहिबा ने नाम रखा था। जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा। जी हाँ, आपका क्वेश्चन था महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान किस बोली में कविता लिखती थी? उसका आंसर आपको पता है, खड़ी बोली में। और दूसरा क्वेश्चन, वो कहाँ की रहने वाली थी, ये आप बताएंगे। चैप्टर में बताया गया है कोल्हापुर की। ओके, पंचतंत्र में समास कौन सा, ये आपसे पूछा गया, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चैप्टर हुआ यहाँ पर फिनिश। पार्ट 2 में मिलेगी आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर पार्ट के सार के साथ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ। ओके स्टूडेंट, गुड बाय।